ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी में विविधा के अंतर्गत अब विविधा हम लोगों को पढ़ना है और यह विविधा जो भाग है यह केवल हिंदी के छात्रों को पढ़ना है। मतलब हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं छात्र उनको पढ़ना है, वैज्ञानिक वर्ग के छात्रों को इसको नहीं पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से 5 कवि हैं, जिसमें नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती। ये आधुनिक काल के कवि हैं, इनको हमको पढ़ना है। इसमें जो पहले कवि हैं वह है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की कविता है मधु की एक बूंद। तो छोटा सा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नरेंद्र शर्मा के बारे में कि नरेंद्र शर्मा का जन्म 12 फरवरी सन 1913 ईस्वी को और इनका निधन 11 फरवरी 1989 ईस्वी को हुआ। ये जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। छायावादोत्तर काव्य में अपने प्रणय गीतों और सामाजिक भावना एवं क्रांतिवाहक कवियों से जनमत को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाले कवियों में नरेंद्र शर्मा रहे हैं, जिनकी तन्मयता से इन्होंने प्रेमी मानस के हर्ष विषाद को वाणी दी, उतनी ही आक्रोश और सच्चाई से उन्होंने विशाल जनमानस की विवशता, विद्रोह भावना और नव निर्माण की चेतना को मुखरित किया। साहित्य और लोकमंच कवि सम्मेलनों के माध्यम से नरेंद्र शर्मा ने जनजीवन को प्रभावित किया एवं प्रेरित कर साहित्यकार के दायित्व का निर्वहन किया। अधिकांशतः गीतों के माध्यम से इन्होंने अपने भावों एवं विचारों को वाणी दी। इनकी ये कविता है मधु की एक बूंद। देखिए, सृष्टि का हर चेतन मधु की एक बूंद के लिए अर्थात आनंद के एक क्षण की संप्राप्ति के लिए ही जीवन भर प्रयत्नशील रहता है। कला, संस्कृति, दर्शन और साहित्य सभी के प्राण तत्व के रूप में मधु की एक बूंद को प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे सभी क्रियाकलाप वस्तुतः इसी आनंद के क्षण की खोज के लिए हैं। नरेंद्र शर्मा यही विचार अपनी इस कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। शर्मा जी का यह विचार जो है बहुत ही उत्तम कोटि का है और इसका आप सार जो है वेद उपनिषदों में भी पा सकते हैं, क्योंकि जीवन को ही कहा गया है आनंद स्वरूप। देखिए, वेद शास्त्रों में भी बताया गया है जीवन का लक्ष्य क्या, आनंद की प्राप्ति। कौन सा आनंद? परमानंद। परमानंद। और परमानंद किस में है? परमानंद परमात्मा की प्राप्ति में ही है। तो उसी आनंद के बारे में यहाँ भी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम इनकी कविता देखते हैं। मधु की एक बूंद। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोलू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीवन करे जिने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापन। क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया। नर न घर तेरा ना घर मेरा रैन बसेरा बनी नगरिया। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोस और पांचों जन। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोस और पांचों जन।
मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं सौ योजन। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुर मीन है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में। मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में। मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत। मधु की एक बूंद मिथ्या है, कोई ऐसी बात कहे मत। मधु की एक बूंद मिथ्या है, कोई ऐसी बात कहे मत। देखिए, अब हम इसमें देखेंगे इस काव्य की व्याख्या। देखिए, मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। मधु, मधु यहाँ प्रतीक है किसका? आनंद का। मधु मने आनंद। धूमिल घन, धूमिल घन मटमैले बादल। धूमिल घन मटमैले बादल। लेख या लेखे, लेखे मतलब हिसाब किताब, लेखे हिसाब किताब। अब देखिए इसका संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह बहुत रात गए में मधु की एक बूंद शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सृष्टि की हर चेतना मधु की एक बूंद अर्थात संप्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहती है। मधु की एक बूंद मतलब आनंद की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहती है। देखिए, कवि कहता है कि मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। व्याख्या देखिए, व्याख्या मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए सृष्टि में निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जाने कितने ही दुख झेले हैं। मनुष्य के इस दुखों का वर्णन करना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की प्राप्ति के प्रयास में लगा रहता है। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। और उसे आनंद के ये क्षण अनेक दुखों का सामना करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जिसे अभिव्यक्ति करना असंभव है। कवि दर्शन, साहित्य, बुद्धि आदि सभी के प्राण तत्व के रूप में मधु की एक बूंद को प्रतिष्ठित करते हुए कहता है कि दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। जिस प्रकार मटमैले बादल के दूसरी तरफ सब कुछ अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। कवि कहता है कि दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक वे इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में देखिए, कवि के अनुसार सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में क्रियाकलाप आनंद की खोज के लिए ही है।
यह पूरा जीवन का जो उद्यम है यह आनंद की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि हमने बताया कि जीवन का स्वरूप ही आनंदमय है। देखिए, बच्चन जी की एक कविता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मानव के अंतर में जो कुछ उत्तमतर है उसके अभिव्यंजन का जीवन यह अवसर है। देखिए, व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ही प्रकट करने के लिए यह जीवन मिला है, और अगर आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हो उसको प्रसार करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए आप जीवन जीते हैं तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। रस है इसमें कौन सा? शांत रस है। कला पक्ष साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीतात्मक शैली है, छंद मुक्तक छंद है, अलंकार उपमा रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग है, गुण प्रसाद शब्द शक्ति लक्षणा। अब हम लोग देखेंगे ये दूसरी इनकी आगे की कविता। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। अब देखिए, इसका सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लिए। सृष्टि, सृष्टि माने संसार, यह संसार, इसको क्या बोलते हैं? सृष्टि। अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान। उसके बाद धंधे, धंधे मतलब कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं, उद्यम करते हैं, धंधे कार्य। संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग बदलेगा। देखिए, कवि ने यहाँ यह बताना चाहा है कि मनुष्य आनंद का अभिलाषी है और इस क्षण को प्राप्त करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। देखिए, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। अब व्याख्या देखिए आप, व्याख्या व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि संपूर्ण सृष्टि आनंद की खोज में प्रयत्नशील है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। सृष्टि कवि कहता है कि संपूर्ण सृष्टि आनंद की खोज में प्रयत्नशील है। वह मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की एक क्षणिक प्राप्ति के लिए अज्ञान के कोल्हू में बैल की भांति जुटी हुई है और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण पृथ्वीवासी अपने अज्ञान के कारण ही आनंद के सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। अज्ञान के कारण ही, यह वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि अज्ञान के कारण ही हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। व्यर्थ के आनंद के मार्ग में निरंतर क्रियाशीलता का अनुसरण कर रहे हैं। आगे कवि कहता है कि जितने भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनमें अहम का भाव घर कर गया है। विज्ञानी विद्या के अंधे, जो विज्ञानी हैं कथित तौर पे उनके अंदर क्या है? अहंकार आ गया है, अर्थात वे अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। आनंद की प्राप्ति का मार्ग उन्हें भी ज्ञात नहीं है। कवि कहता है कि आनंद के अभाव में मनुष्य जीवन को जीने का संचालन कैसे कर सकता है? अगर आनंद व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो वह जीवन को सही से नहीं जी सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खुशी या आनंद के बिना मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, खुशी, अगर आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में अगर आनंद नहीं मिलता है तो फिर उस पढ़ाई से आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई को यदि बोझ के रूप में लेते हैं, पढ़ाई अगर आपके लिए एक बोझ है, पढ़ाई का नाम सुनते ही आपके अंदर एक असहज की स्थिति हो जाती है, तो फिर समझिए कि उस पढ़ाई से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कभी उसी की तरफ इंगित करते हुए कहता है कि आनंद के अभाव में मनुष्य जीवन को जीने का संचालन कैसे कर सकता है। देखिए, विद्यार्थी जीवन जो है
एक लंबा है, लगभग 15-16 साल आप विद्या का अध्ययन करते हैं, बहुत लंबा। जीवन में अगर सबसे लंबा कोई कार्य किया जाता है तो वह शिक्षा का कार्य है। और उस कार्य को भी अगर आप आनंद के साथ नहीं कर पाते हैं, उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो फिर उस कार्य से क्या प्राप्त होगा आपको? कहने का तात्पर्य यह है कि खुशी या आनंद के बिना मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किसी कार्य के फल स्वरूप यदि मनुष्य को आनंद का अनुभव न हो तथा उसे प्राप्त करने की कोई प्रेरणा न हो तो व्यक्ति मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के तरह मनुष्य आनंद का अभिलाषी है तथा आनंद के अभाव में उसके जीवन में प्रगति व्यर्थ है। देखिए, जब वो कार्य को करने में व्यक्ति को आनंद मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है, तो उसको बड़े मनोयोग से करता है। रस शांत रस है। कला पक्ष देखिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, छंद मुक्तक छंद, अलंकार उपमा और अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। अब हम देखेंगे अगली कविता। मधु की एक बूंद में भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापन, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक, लहू करे क्यों जाया जापा। अपनापन शब्दार्थ देखिए, अपनापन, अपनापन का अर्थ क्या होता है? आत्मीयता, अपनापन, अपनत्व का भाव। लहू, लहू माने खून, रक्त। जाया, जाया माने जाया माने नारी। और जापा माने प्रसव, जापा माने प्रसव। प्रसंग देखिए, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आनंद की खोज के लिए ही है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या व्याख्या मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापन, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक, लहू करे क्यों जाया जापा। कवि कहता है कि मधु अर्थात आनंद से यदि मनुष्य के बीच आत्मीयता उत्पन्न नहीं होती या उन्हें अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर व्यर्थ ही मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा। सैनिक सीमाओं की रक्षा के लिए व्यर्थ ही क्यों अपना लहू बहाएगा। और नारी भी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक प्राणी का कार्य आनंद की प्राप्ति के लिए संपादित किया जाता है। यदि अपने कर्तव्य कर्म के फलस्वरूप मनुष्य को पर्याप्त आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो मनुष्य व्यर्थ ही समस्याओं का समाधान क्यों करे। यह आनंद का भाव विश्व बंधुत्व की भावना को भी स्वयं समाहित किए हुए है। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य काव्य सौंदर्य के अंदर भाव पक्ष में जगत का प्रत्येक कार्य मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। रस, कौन सा रस होगा? शांत रस। भाषा
वही साहित्यिक खड़ी बोली। शैली गीतात्मक शैली है। छंद मुक्तक है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग है इसमें, प्रसाद गुण है इसमें। शब्द शक्ति लक्षणा। अब हम आगे कविता देखेंगे। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। अब इसमें देखिए शब्दार्थ देखिए, चदरिया शब्द है। चदरिया, चदरिया का अर्थ होता है चादर, जीवन, जीवन रूपी चादर। इस जीवन को कवि ने क्या कहा है? चादर कहा है। रैन बसेरा, रैन बसेरा, रैन बसेरा क्या होता है? रात्रि के निवास का स्थान, जहाँ रात्रि में आप रुकें, विश्राम करें। नगरिया मतलब नगर। संदर्भ तो वही पूर्ववत रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग में कवि ने आनंद अथवा आत्मसंतुष्टि के अभाव में मनुष्य में उत्पन्न स्वार्थ भावना को उद्घाटित किया है। स्वार्थ भावना को उद्घाटित किया है। व्याख्या, अब देखिए व्याख्या। व्याख्या में देखिए कवि का मानना है कि मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया। मनुष्य का मानना है कि झूठ एवं आडंबर की चादर के अस्तित्व के पीछे भी आनंद की एक बूंद की प्राप्ति न होना है। अर्थात मनुष्य को अपने कार्यानुसार जब फल की प्राप्ति नहीं होती, तभी मनुष्य में झूठ एवं आडंबर रूपी भावनाओं का वास होता है। न घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। इसी के अभाव में आज मनुष्यता अर्थात मानवता के स्थान पर व्यक्तिगत भावनाएं मनुष्यों पर होती हैं, हावी होती जा रही हैं। आगे कवि कहता है कि यह संसार तो क्षणिक है, रैन बसेरा है। रैन बसेरा है जैसे रात्रि में कहीं विश्राम करते हैं वैसे है, अर्थात कुछ समय का आवास है। रैन बसेरा है, यहाँ मनुष्य केवल कुछ समय के लिए ही है। यह न तेरा घर है और न ही किसी अन्य का है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अस्थायी रूप से कोई भी विद्यमान नहीं रहता। यह किसी का स्थायी घर नहीं है। अब देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य, इसमें भाव पक्ष कवि ने यह स्पष्ट किया है कि यह संसार क्षणिक है, यहाँ मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, अर्थात अस्थायी रूप से यहाँ कोई भी विद्यमान नहीं रहेगा। रस शांत, कला पक्ष में भाषा पर निष्ठित खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, छंद मुक्तक, अलंकार उपमा एवं रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा। अब देखिए हम लोग आगे कविता देखेंगे। मधु की एक बूंद बिन रीते, पांचों कोस और पांचों जन। मधु की एक बूंद, मधु की एक बूंद बिद हमसे सभी योजनाएं हैं 100 योजन। देखिए शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले रीते, रीते मने, रीते मने क्या? खाली, रिक्त स्थान, खाली। पांचों जन, पांचों जन मतलब पांचों इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी। शक्तिमान, शक्तिमान मतलब शक्तिशाली। शक्तिहीन,
देखिए ये जो है शक्तिमान, शक्तिमान मतलब शक्तिशाली, और शक्तिहीन, शक्तिहीन मतलब कमजोर। मीन मने, मीन मने मछली। मीन, मीन मने मछली। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर, शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुर मीन है। अब देखिए संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा, प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि आनंद ही मनुष्य के जीवन का आधार है। यहाँ जीवन जीने का आधार क्या है? आनंद है। जिस दिन आनंद की प्राप्ति समाप्त हुई उस दिन यह जीवन खत्म। जब व्यक्ति को, आप देखते हैं कि जब व्यक्ति को लगता है कि अब इस जीवन में कोई रहस्य नहीं है, कोई आनंद नहीं है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो नकारात्मक सोच यह सबसे घातक चीज है। अब देखिए व्याख्या, व्याख्या व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि आनंद की एक बूंद के अभाव में पंचकोश तथा पंचजन सभी शून्य व निष्प्राण हैं, निष्प्राण है। कोश और पांचों जन, अर्थात मनुष्य को यदि आनंद के क्षण ही प्राप्त न हो तो उसके शरीर को संगठित करने वाले पांचों कोश अर्थात पंचकोश तथा पंचजन्य का अस्तित्व हीन है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आय कहता है कि मधु की एक बूंद बिन ईश्वर, शक्तिमान भी शक्तिहीन है। आगे कवि कहता है कि इस आनंद के अभाव में हमारी सभी योजनाएं, मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं सब योजन, हमारी सभी कार्य व्यर्थ ही प्रतीत होते हैं। अर्थात सब योजन दूरी का एक प्राचीनतम माप है, यह दूर प्रतीत होती हैं। देखिए आज आप देख रहे हैं कि तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका 100% लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम कोई रुचि नहीं प्राप्त करते, उसमें कोई आनंद का भाव नहीं है, कल्याण का भाव नहीं जुड़ा है। और जब तक आनंद का भाव नहीं, कागजी खाना पूर्ति व्यक्ति के अंदर ये हो गया है कि हम कागज से सही रहें बस। तो कागजी खाना पूर्ति जब करेंगे तो योजनाएं, व्यक्ति के योजनाएं अपने लक्ष्य से क्या होंगी? कोसों दूर होंगी। और वही हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। अच्छी से कोई भी सरकार रही हो, हमेशा जन कल्याण की योजनाएं वो चलाती रही हैं। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि हमारे नागरिकों को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन नागरिक का दुख और कष्ट जहाँ का तहाँ रहता है। तो मुख्य रूप से उसके अंतर में क्या है? आनंद का अभाव, रुचि का अभाव। जो व्यक्ति उसको कार्यान्वित कर रहा है वह उसमें आनंद नहीं ले रहा है। उसी का वर्णन यहाँ कवि कहता है कि मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन, मधु की एक बूंद बिन ईश्वर, शक्तिमान भी शक्तिहीन है। फिर कवि कहता है कि आनंद के बिना सर्वशक्तिमान भी सर्वशक्तिमान की शक्तिहीन की भांति है। कवि आनंद के एक क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कहते हैं कि आनंद की एक बूंद मनुष्य के लिए सागर के समान है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी मनोहर मछली है, सुंदर मछली है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने आनंद के महत्व को प्रतिपादित किया है। यहाँ रस शांत, कला पक्ष में भाव पर निष्ठित खड़ी बोली भाषा, शैली गीतात्मक शैली, छंद मधु मुक्तक छंद, अलंकार रूपक उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, गुण प्रसाद शब्द शक्ति लक्षण। अब देखिए ये अगली कविता
आप देखिए, मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में, मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत, मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए, शशि रवि, शशि रवि, शशि मने चंद्रमा, रवि मने सूर्य, शशि रवि। सत, सत मने सैकड़ों, सत मने क्या होता है? सैकड़ों। सत, सत मने सैकड़ों। मिथ्या, मिथ्या मने झूठ, मिथक, मिथक नहीं मिथ्या, मिथ्या मने झूठ होता है, झूठी, असत्य। संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी मधु की एक बूंद का अभिलाषी है, आनंद का अभिलाषी है, और इसी क्षण को प्राप्त करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। अब आप देखिए व्याख्या, व्याख्या देखिए, कवि अर्थात आनंद के क्षण को सर्वत्र विद्यमान मानता है। मधु की यह बूंद, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद पृथ्वी में। यह बूंद पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कविता और कवि आदि में विद्यमान है। कवि के अनुसार सृष्टि का प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में लगा रहता है। कवि की कविता भी आनंद की खोज और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम है। आगे कवि कहता है कि मधु की एक बूंद के लिए मनुष्य को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत। कवि कहता है कि मधु की एक बूंद के लिए मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी वह उसके लिए अनेक प्रकार के दुखों एवं कष्टों को सहन करते हुए सहर्ष तैयार रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए सभी चेतन पदार्थ प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। इसलिए आनंद को मिथ्या मानना सर्वथा गलत है। मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। आनंद के लिए ही व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रयासरत रहता है, इसलिए आनंद को मिथ्या मानना सर्वथा गलत है। अब देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में देखिए कवि ने आनंद के महत्व को प्रतिपादित किया है तथा स्पष्ट किया है कि आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी चेतन पदार्थ प्रयत्नशील रहते हैं। रस शांत, कला पक्ष, भाषा परिनिष्ठित, शैली गीतात्मक, छंद मुक्तक, अलंकार रूपक एवं उपमा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा। तो एक बार फिर देखिए कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं हमें ऐसे करना है कि उसमें हमें आनंद की प्राप्ति हो, चाहे आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं। और इस तरह से हम अपेक्षा करेंगे कि आप पढ़ाई को भी एक आनंद के रूप में लेंगे, और जब आनंद के रूप में लेंगे आप, तो फिर आपको पढ़ने के लिए न आपके गार्जियन को कहने की ज़रूरत है, न अध्यापक को कहने की ज़रूरत है। आप सारे कार्यों को समय से विद्यालय जाएंगे, समय से अपने कार्य को करेंगे, समय से भोजन करेंगे, समय से अपने सारे कार्यों को संपादित आप करेंगे, क्योंकि उसमें खुद आपको आनंद आएगा। तो इस तरह से इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है कि हमें जीवन में किसी भी कार्य को बड़ी
तन्मयता के साथ, उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ करनी चाहिए, जिससे कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से आप इस कविता को तैयार कर लीजिएगा, अपने कॉपी पर इसके सारे अर्थों को आप जो है लिख लीजिएगा।